सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंप्यूटर का बहुत तेज़ी से विकास हुआ था और इसमें बहुत प्रकार के परिवर्तन भी आए थे। और ये जो परिवर्तन आए थे उन्हीं के अनुसार हमने कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा है, जिसको हम जनरेशन्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में कितने ज़्यादा जनरेशन आई, किस समय, मतलब जनरेशन का मतलब कह सकते हैं किस 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 प्रकार के उसमें चेंजेस आए हैं समय के साथ कंप्यूटर में। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर को सबसे शुरुआती कंप्यूटर कहा जाता है, जब शुरू में कंप्यूटर बनना ही शुरू हुआ था। तो 1940 से 1956 तक का जो समय है वो हमें इन कंप्यूटर के अंतर्गत हम इसको मानते हैं। और इसमें हमारा जो स्विचिंग डिवाइस थी वो हमारी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी। स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी, वैक्यूम ट्यूब, जिससे हम स्विच करते थे, ठीक है, ऑन ऑफ जो भी करेंगे। स्टोरेज डिवाइस हमारी मैग्नेटिक ड्रम थे, ठीक है, जो मैग्नेटिक ड्रम थे वो हमारा क्या था, स्टोरेज का काम करते थे। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर, जो भी हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं कुछ भी चीज़ें, ठीक है। और इनकी गति जो थी वो थी 333 मिली सेकेंड, जो इसकी वो क्या थी, गति हुआ करती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें कौन सा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था इनमें, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनकी जो भाषा थी वो बाइनरी थी, 0S 1S, जैसे आप बाइनरी सिस्टम तो जानते ही होंगे आप। अब हम बात करते हैं कि विशेषताएं, इन कंप्यूटर की क्या थे, करैक्टर्स थे इनके। तो विशेषताएं क्या थी इनमें, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता, मतलब जो भंडारण क्षमता थी, जो स्टोरेज थी, बहुत कम मात्रा में स्टोरेज कर सकते थे। और गति भी क्या थी, बहुत कम हुआ करती थी इसकी आउटपुट इनपुट की। और उस समय जो हमारे सिस्टम थे जो व्यापार में जनरली मिलते थे वो हमारे ENIAC, यूनिवैक और मार्क 1 आदि टाइप के सिस्टम जो बाज़ार में इनके मिलते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। मानव की हमेशा सोच ही होती है कि और कुछ जानना और ज़्यादा परिवर्तन लाना, अच्छा और किसी चीज़ को और बेहतर बनाना। तो उसे बेहतर बनाने के लिए इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। और जो हमारे, जिसको हम सेकंड जनरेशन के अंतर्गत मानते हैं, जो 1956 के बाद जो चेंजेस आए थे वो हमारे सेकंड जनरेशन के अंदर हम काउंटर करते हैं। हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन, मतलब द्वितीय जनरेशन। 1956 से 1963 के वक्त ये हमारी सेकंड जनरेशन आती है। और इसमें जो हमारी स्विचिंग डिवाइस थी वो कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। स्विचिंग डिवाइस क्या होते थे, हमारे ट्रांजिस्टर्स होते थे। और स्टोरेज डिवाइस का काम कौन करता था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। इसमें जो हमारी स्टोरेज डिवाइस वो कौन सी थी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी आ गई थी। मतलब अब मैग्नेटिक कोर डेवलपमेंट आई तो टेक्निक आई है, तो कहने का मतलब जो स्टोरेज क्षमता हुई पहले से बढ़ेगी, धीरे धीरे स्टोरेज क्षमता बढ़ती गई, ठीक है। अब इसके बाद स्टोरेज डिवाइस हमारी तो हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं गति की। गति कितनी थी हमारी, 10 माइक्रो सेकेंड। कितनी थी, 10 माइक्रो सेकेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या था, टाइम शेयरिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था हमारा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। भाषा हमारी कौन सी, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। मतलब हमारी भाषा में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। अब इसके बाद मुख्य विशेषताएं क्या थी, ट्रांजिस्टर का प्रयोग। सबसे बड़ी विशेषता इसकी जो मानी जाती सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की वो थी, इसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। और इनका आकार था वो छोटा हो गया। शायद आपने देखा भी होगा कि जो पहला कंप्यूटर था वो इतने बड़े हुआ करते थे कि उनके लिए पूरा रूम चाहिए होता था एक बहुत बड़ा। तो क्या था, आकार भी कम हो गया, टेम्परेचर भी कम हो गया। पहले जो कंप्यूटर, जो शुरुआत में जो पहला कंप्यूटर आया था उसमें उसके आकार की वजह से उसमें हमारा वेंटिलेटर यूज़ किया गया था और साथ में AC लगाने पड़े थे हमें, जिससे कि वो टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। तो इसमें क्या होता, टेम्परेचर जो था वो थोड़ा कम होना शुरू हो गया था इस जनरेशन में आके। सेकेंड जनरेशन में और क्या हुआ था कि तीव्र और विश्वसनीय, जो हमारे कंप्यूटर थे वो बहुत जल्दी हमें डेटा देते थे और साथ में हमारे विश्वसनीय डेटा था। अब हम बात करते हैं उपयोग की। तो इन कंप्यूटर का जो हम उपयोग होता था वो कहाँ होता था, व्यापक व्यावसायिक प्रयोग, इंजीनियर डिज़ाइन और इन्वर्टरी फाइल के अपडेशन में। इन सब में इनका प्रयोग में बेसिकली इनको लिया जाता था। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जो थी उसमें हमारे 64 to 71 तक जो हमारा टाइम थर्ड जनरेशन के अंतर्गत आता है। और इसमें हमारी स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे क्या थे, स्विचिंग डिवाइस थी। स्टोरेज डिवाइस हमारी क्या थी, मैग्नेटिक कोर थी। और इस गति जो थी वो पहले से बढ़ चुकी थी। पहले हमारी 10 माइक्रो सेकेंड थी, अब हमारी 100 नैनो सेकेंड, जो बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमारा रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, यह हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। भाषा हमारी क्या थी, पहले असेंबली और उच्च स्तरीय भाषा यूज़ होती थी, अब हमारी फोर्ट्रॉन, कोवाल, ये हमारी जो बहुत ज़्यादा जो हमारी एडवांस भाषा थी वो भी इसकी जो शुरुआत हो गई थी भाषाओं का प्रयोग इन जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे। इनमें उनकी जो विशेषताएं थी वो क्या थी, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडार के रूप में उपयोग होता था।
रिमोट प्रोसेसिंग और इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध थे। अब बात करते हैं उपयोग। तो ये कंप्यूटर थे, इनका उपयोग हम करते थे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम में, रिजर्वेशन सिस्टम में, इन सब में इनका प्रयोग होता था। और एग्ज़ाम्पल इस टाइप के जो हमारे कंप्यूटर्स थे इनका IBM सिस्टम्स 360, NCR 3095 और V 6500। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो हमारी है वो 1971 से वर्तमान इस समय तक जो हमारी जनरेशन है वो हमारी फोर्थ जनरेशन कहलाती है। और इसमें जो हमारे स्विचिंग डिवाइस होती है वो हमारे क्या होते हैं, ज़्यादातर इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं। स्टोरेज डिवाइस इसकी क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, विंचेस्टर डिस्क, ये इनकी क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अगर मैंने आपको शायद पहले बताया है कि जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो बहुत बड़ी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन आज हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइस हमारी बहुत छोटी छोटी चिप होती हैं, उन्हीं में हमारा बहुत ज़्यादा वास्ट डेटा हमारा इकट्ठा हो जाता है। गति इसकी कितनी है, 10 पिकोसेकंड्स। गति कितनी है इनकी, 10 पिकोसेकंड। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स। भाषा हमारी होती है फोर्ट्रॉन 77, पास्कल, ADA, कोबोल 74। ये हमारी क्या है, भाषाएं होती हैं जो हमारे फोर्थ जनरेशन की। अब हम बात करते हैं विशेषताएं। तो इन कंप्यूटर की जो विशेषताएं वो हमारी मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, कि जितने छोटे से ज़्यादा छोटे कंप्यूटर्स किए जा सकें जिससे हम आसानी से उनको एक जगह दूसरी जगह ले जा सकें, लेकिन उनका जो करने की गति हो और जो उनकी पावर्स हो वो ज़्यादा हो। और विशेषताएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माताओं के यंत्रों के बीच में एक अनुकूलता, ताकि उपभोक्ता को किसी एक विक्रेता से बांधना ना रहे। पहले हमारा क्या था, जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्जर्स आते हैं बेसिकली, तो चार्जर्स हमारे क्या होते हैं, लगभग सभी एंड्रॉयड फ़ोन के सेम आते हैं। तो पहले क्या था कि आपको एक पर्टिकुलर हर एक चीज़ का चार्जर हुआ करता, लेकिन आज हमने सब चीज़ को लगभग सेम कर दिया, जिससे क्या हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो, एक तरह से बदलना ना पड़े कि अब उसी से लेना पड़ेगा उसे। अगर चार्जर तो कहीं से भी ले सकता है। और जनरली हमारे जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सारी लगभग सेम ही होती हैं, जो हम किसी भी फ़ोन में यूज कर सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट जनरेशन, और जैसे हम फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंट से लेकर हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे फ्यूचर के लिए अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, जनरली हमारे कंप्यूटर हैं हमारे वो फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर, कि वो खुद ब खुद अपनी समझ से कंप्यूटर काम कर सकें, ठीक है। और इसमें स्विचिंग डिवाइस हमारे क्या होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट होंगे बड़े पैमाने पे, ये मतलब एक एजिप्शंस हैं। स्टोरेज डिवाइस हमारी ऑप्टिकल डिस्क होंगी जिस पर अभी काम चल रहा है। गति तो हमारी हम बता भी नहीं सकते कितनी फास्ट गति होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे को नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। भाषा के बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर का होता है, फ्यूचर में कौन सी भाषा आएगी इसके बारे में हम नहीं बता सकते। और विशेषता तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगी, और साथ में क्या होगा, इसकी उपयोगिता इन्फॉर्मेशंस मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच करेक्टर्स, इमेज रिकॉग्निशन। और साथ में इमेज रिकॉग्निशन तो अभी भी ऐसे मोबाइल्स में आता है आपके में इमेज रिकॉग्निशन। तो इस समय जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं और जितने भी हम चाह रहे हैं कि फ्यूचर में बने, वो सारे हमारे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कि वो अपने आप ही डिसीजन ले सकें। हमें किसी भी अगर कुछ ऐसे वर्क हैं जिसमें हमें किसी की सर्जरी करनी है, तो इंसानों में काफ़ी गलतियां भी उसमें दिक्कत होती हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिज़ायर कर देंगे तो वो हमारी गलतियां नहीं होंगी और वो बहुत जल्दी भी काम किया जा सकता है। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इसी प्रकार से बहुत सारी आपकी वीडियोस लेकर आऊँगा, कंप्यूटर से पूरा आपका कोर्स कराऊँगा, साथ में और भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा कराऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।